नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर और प्राकृतिक गैस की ई-बीटिंग प्रक्रिया सहित कई फैसलों को दी मंजूरी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर कल से चलाया जाएगा राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से की द्विपक्षीय वार्ता। श्री जयशंकर ने कहा, विनिर्माण, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, सूचना तथा संचार टेक्नोलॉजी तथा स्वास्थ्य जैसे विषय पर हुई चर्चा। राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 20। मंगलवार को आए 222 नए मामले और 189 रोगी हुए स्वस्थ। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने प्रदेशवासियों से दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर और प्राकृतिक गैस की ई-बीटिंग प्रक्रिया सहित कई फैसलों को मंजूरी दी है। कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,575 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह 16.6 किलोमीटर लंबी होगी। कोयला, स्पेक्ट्रम आदि के तर्ज पर सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए एक पारदर्शी बाजार कीमत की व्यवस्था शुरू करने का भी निर्णय लिया है और एक मानक ई-बीटिंग कीमत प्रक्रिया को मंजूरी दी है। साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग पर भी करार हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 घातक रसायनों पर रोक लगा दी है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के अभाव में इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने जैसे उपायों के बारे में सार्वजनिक स्थानों पर कल से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। साल में डरने की नहीं, लेकिन सावधानी की जरूरत है और खासकर ठंड के दिन आ रहे हैं, तो ठंड के दिनों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और जनता का जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है: मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। कल से इसके बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का करार हुआ है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के आपसी ज्ञान का लेन देन, टेक्नोलॉजी का लेन देन और बाकी सहयोग दोनों देशों में होगा। दूसरा एक एमओयू कनाडा के साथ हुआ है। भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और कनाडा का वैसा ही जो संस्था है, उनमें बार कोडिंग ऑफ फॉनल जीनोम्स यानी प्राणियों के जीनोम की बार कोडिंग करने का एक समझौता हुआ है। नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से द्विपक्षीय वार्ता की। भारत जापान सामरिक वार्ता के पूरा होने के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि विनिर्माण, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, सूचना तथा संचार टेक्नोलॉजी तथा स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी बैठक में चर्चा हुई। कई ट्वीट संदेशों में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी से कोविड महामारी के बाद के दौर में बहुत कुछ किया जा सकता है और हमारी साझा प्रतिबद्धता से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और खुशहाली लाने में मदद मिल सकती है।
विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक में दोनों देशों के सहयोग से किसी अन्य देश में विकास परियोजनाएं चलाने की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में विचार किया गया। उन्होंने कहा कि विश्व की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र में सुधार से संबंधित घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। कल जापान में टोक्यो में क्वाड देशों की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों ने मूल्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान की भावना और क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। Today is an opportunity to review our very special partnership. We've had a very positive discussion between Prime Minister Suga and Prime Minister Modi. So I think it's important for us as foreign ministers today to take that forward. राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दौरे से वापसी के दौरान राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने कल बंदरदेवा चेकगेट पर एंटीजन टेस्ट कराया। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यपाल ने 5 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में हैं। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी नागरिकों से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है। श्री मिश्रा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार लोंगडिंग जिले के कानूबारी के रहने वाले जल विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर की जिला कोविड अस्पताल चिंपू में मौत हो गई। राज्य में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 222 मामले दर्ज किए गए और 189 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3022 है और अब तक 7963 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 90, चांगलांग जिले से 28, वेस्ट सियांग से 23, ईस्ट सियांग और तिराप जिले से 16 मामले दर्ज किए गए। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 85% को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 82,000 से अधिक लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत दुनिया में ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे भारत की मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोविड-19 के 72,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में महामारी से 986 मौतें हुई हैं, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,04,555 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,99,000 से अधिक कोविड जांच की गई। ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि यहाँ किस प्रकार के विशेष उपाय किए जाने चाहिए जिससे इन मृत्यु दर को जो बढ़ रही है, खास स्थानों पर बढ़ रही है, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए, कैसे नीचे लाया जाए, क्योंकि देश में हमारा जो लक्ष्य है वो 1% केस फेटेलिटी रेट का है। पिछले 2 सप्ताहों में प्रतिदिन जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केसेस अस्पतालों में हैं या जो होम आइसोलेशन में हैं मेडिकल केयर में, उनका नंबर लगातार 10 लाख से नीचे बना हुआ है। लोअर दिबांग वैली जिला मुख्यालय रोइंग में आज कोविड से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी धनराशि के कर्ज के सोशल ऑडिट के लिए विभागीय प्रमुखों और हितधारकों की बैठक हुई। जिला उपायुक्त मिताली नामचुम ने कहा कि कोविड फंड के कर्ज के विवरण की जांच के बाद से स्पष्ट हो गया कि इसके दुरुपयोग को लेकर लगाया गया आरोप निराधार है। इस बैठक का बायकॉट करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता विजय पर्तिन ने तीसरे पक्ष से कोविड कर्ज का ऑडिट कराने की मांग की। बैठक के दौरान जिला उपायुक्त के अलावा सभी स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर अपना विचार रखा। उन्होंने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जिला शासन द्वारा उठाए गए कदमों और वर्तमान हालात पर अपने विचार व्यक्त किया। People should have come to me personally or officially. They should have come to seek clarification.
there's a gentleman who had made an RTI application asking for bills under COVID-19 जो management जो disaster management में जो पैसे आए थे for COVID management. Now we have given him all the bills, whatever expenditures we had made till a particular date whenever he had asked for. ठीक है? We had given him the bills relating to whatever expenditures we made under COVID management. Now, I am not sure how it happened, but I think there's a lot of things going on in social media where people have sent me videos where this certain gentleman is alleging certain mismanagement. Under RTI, if he has, sought for information and he's not satisfied, or if he's not satisfied with the information, there's an appellate authority. Okay? Because he had taken the information from... लोकसभा सांसद तापुर गांव ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के साथ पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट सहित आवश्यक बुनियादी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आधारभूत सुविधाओं के विकास से राज्य में कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में लगे लोगों को कृषि उत्पादनों के विपणन में सुविधा मिलेगी और उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अभी होम मिनिस्ट्री की ओर से दूर दराज इलाका में अभी हमारा हेलीकॉप्टर सर्विस है। लोगों का इसका मेडिकल प्रॉब्लम को और डेवलपमेंट, रेशन पानी जो भी शॉर्टेज है, इसको हेलीकॉप्टर सर्विस भी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का। और अभी टेलीकॉम भी आगे बढ़ेंगे और हेल्थ, एजुकेशन जो ज़रूरी है, सड़कें अच्छा होगा तो अच्छा करेंगे। और अभी आप एग्रीकल्चर्स में, हॉर्टिकल्चर्स में इतना इम्पोर्टेंस मोदी जी दे रहा है, तो दुनिया का सबसे अच्छा एक माने प्रदेश है अरुणाचल। यहाँ दुनिया का हर हॉर्टिकल्चर्स प्रोडक्ट यहाँ हो सकता है और होता भी है। अभी लार्ज कार्डामम बोलिए, जिंजर बोलिए, टर्मरिक बोलिए, आप एप्पल बोलिए, कीवी बोलिए, हर चीज़ का प्रोडक्शंस अभी मार्केट चैनल लिंकेज हम लोगों को अच्छा करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अभी फिलहाल मुरकोंग सेलेक्ट से पासीघाट रेलवे भी जरूर अभी जल्दी जुड़ेंगे और वहाँ से रोइंग, तेजू, परशुराम कुंड, चौकम, नामसाई, रुपाई तक रेलवे एक जुड़ेंगे। और आपका लेदो से देवमाली, कानूबारी एंड वहाँ से नागालैंड रेलवे जुड़ेंगे। ये सब पूरा टारगेट में है। और सिलापतार से बामे तक रेलवे का सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशंस हो रहा है। और अब तेजपुर से तवांग तक टनल तो अभी काम शुरू हो गया, रेलवे टनल सेलापास को, तो तवांग तक रेलवे जुड़ेंगे। तो मोदी जी का नेतृत्व में और अरुणाचल प्रदेश के पेमा जी का नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ताली और पिपसोरांग के बीच चल रही सड़क परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए स्थानीय विधायक जिक्के ताको ने परियोजना एजेंसी से समय पर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने को कहा है। ताली पिपसोरांग PMGSY रोड के अभियंता पुनिया तांगू ने बताया कि सड़क परियोजना का कार्य 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 55 किलोमीटर लंबे इस सड़क का 25% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना अरुणाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में सहायक हो रही है। अब सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के पास दिगबाग गांव में तोपो सिक्यूम यूदिक ने केंद्र की इस योजना का लाभ उठाते हुए ईंट निर्माण इकाई स्थापित की है। उनका कहना है कि ग्रेजुएशन के बाद रोजगार के लिए मेहनत की और विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद भारतीय स्टेट बैंक और कई अन्य विभागों की सहायता से ये इकाई शुरू की। श्री यूदिक ने बताया कि स्थानीय स्तर पर बालू उपलब्ध है, जिसके चलते ईंट के निर्माण में कम लागत आती है और स्थानीय लोगों को निर्माण कार्यों के लिए सस्ती ईंट उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस इकाई के माध्यम से 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी को और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जितना पब्लिक को आज मेरा उद्घाटन हो रहा है मेरा पाइपिंग ब्लॉक को। और
यहाँ में पाइपिंग ब्लॉक में हम लोग का यहाँ का आदमी को ये बेनिफिट होगा कि क्योंकि आप असम से लेने से पर पीस को आप 22 में लेता है, तो हम यहाँ में एक पर पीस को हम कम से कम तरकम में देगा आपका, यानी कि 16 में यानी कि 15 में। तो इसमें देने के लिए मैं ये पॉलिसी कर रहा हूँ। और यहाँ में 2 ब्लॉक है, एक तो छोटा है, एक तो बड़ा वाला 6। बड़ा वाला में आपका ये होगा कि आप वाल साल घर का वाल साल बनाएगा, उसमें बेनिफिट होगा। ये स्कीम को हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का नाते हम ये उसको उतारने के नाते इसमें ये बेनिफिट होगा कि हम यहाँ में, क्योंकि यहाँ पब्लिक लोग को भी हम 10 एम्प्लॉयज़ जो हम जनरेट कर सकता है मेरा ऑन बिहाफ से। और इसमें हम लोग को क्योंकि बेनिफिट होगा हम लोग का पब्लिक के लिए, कोई जो नौकरी नहीं करता है और कोई लोग ऐसे बैठने वाला को यहाँ में एंगेज भी कर सकता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।